हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखेंगे हमारे बायोलॉजी के स्पेशल क्रैश कोर्स में 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। कि आखिर इसमें मानव में जनन कैसे होता है और किस किस तरह से होता है और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस शामिल होती हैं हम देखेंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा और साथ में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज़ से बना होता है, उसमें कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। देन हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, साथ में oogenesis कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नर या फिर पुरुष जनन तंत्र। इसमें देखिए, इसमें जो शामिल है कौन कौन सी आती हैं, टेस्टिस, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, टेस्टिस आती हैं। टेस्टिस हिंदी में से बोलते हैं वृषण। फिर एसेसरी डक्ट्स, बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं जिनसे स्पर्म आगे जाएंगे। फिर ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्रंथियां भी होती हैं, ग्लैंड्स इसमें आती हैं। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सभी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखिए, अब पहले क्या है, पहले हम पूरा देखेंगे कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस से इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे टेस्टिस से किस तरह से पूरी स्ट्रक्चर्स जुड़ी होती हैं एंड स्पर्म का पाथ भी यही होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हमारे अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस देखिए, टेस्टिस है तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस हमारी स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस पहले तो क्या होती हैं, वन पेयर होती हैं। वृषण क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और प्रेजेंट इन स्क्रोटम या फिर वृषण कोश में, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। और आप जानते हैं स्क्रोटम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। तो याद रखिए, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के, जो एब्डोमेन है हमारा, एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, स्क्रोटम में बाहर प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के। एंड ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम का काम याद रखेंगे आप कि स्क्रोटम जो है हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर लेस देन बॉडी। मतलब कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है टेस्टिस का। मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर है या फिर स्क्रोटम सैक का जो टेम्परेचर है, ये जो है लेस देन, मतलब बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे कम होगा। कितना कम होगा, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए। और ये टेम्परेचर जो कम है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो टेम्परेचर याद रखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, टेस्टिस जो है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझिए, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कि हमारी जो टेस्टिस होती है, ये पूरी टेस्टिस है। टेस्टिस का मैंने इस तरह से काट दिया है, टेस्टिस है, ये पूरी टेस्टिस है। टेस्टिस से, इस टेस्टिस से क्या निकला होता है, वाजा एफरेंशिया निकले होते हैं, वाजा एफरेंशिया। देन वाजा एफरेंशिया आगे चल के किसमें, एपिडिडाइमस, मतलब अधिवृषण में आगे खुलते हैं। और एपिडिडाइमस में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, एक हाईली कॉइल्ड होता है, फिर कम है, फिर लेस कॉइल्ड। इनके अलग अलग नाम होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लिखेंगे भी नहीं। देखिए, ये इस तरह से हाईली कॉइल्ड होता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है आगे चल के किस में खुलता है, वाजा डिफरेंस। मतलब एपिडिडाइमस जो है आगे चल के वाजा डिफरेंस बनाएगा। एंड वाजा डिफरेंस आगे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो निकला था, उसी यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है, खुलता है। और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू जो पाथ है वो बाहर निकल जाता है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुलता है। तो ये पूरा पाथ है। अब देखिए, इस पूरे पाथ को समझिए कि जो इस तरह से स्ट्रक्चर अटैच हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्पर्म का पाथ क्या है। तो स्पर्म का पाथ भी आप इसी तरह से, यही होता है कि स्पर्म जो टेस्टिस है, ये पूरी टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ये होती हैं रीडे टेस्टिस। रीडे टेस्टिस मतलब जालिकाएं होती हैं। ये जालिकाएं, इनसे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। ये रीड टेस्टिस है, उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। रीड टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि लगभग 250 तक होता है, मतलब 250 तक हो सकते हैं, आप याद रखिएगा। लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर पालिकाएं इस तरह, ये पालिकाएं होती हैं इस तरह की। और इन पालिकाओं के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि 1 से लेकर 3 हो सकते हैं। मतलब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके अंदर। ये
टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से लेके 3 हो सकते हैं, मतलब कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और यहाँ पे इसी लोब्यूल के अंदर आगे हम देखेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं में क्या है, स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? तो पहुँचते हैं हेरिडिटी टेस्टिस में। हेरिडिटी टेस्टिस से आगे बढ़ते हुए कहाँ हो जाते हैं? वो वाजा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, फिर वाजा डिफरेंस और यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल मीटस से बाहर जाते हैं। तो ये पूरा पाथ भी आप याद रखेंगे स्पर्म का, कि ये स्पर्म का पूरा पाथ होता है। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि स्पर्म को मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो यहाँ पे चल रही है। तो हम जो बात करेंगे सारी यहाँ करेंगे, आप जरूर याद रखिएगा इसके बारे में, हम यहाँ देखेंगे अभी सब। एंड अब क्या है कि ये जो पाथ है यहाँ से लेकर के एपिडिडाइमस तक, एपिडिडाइमस देन वाजा डिफरेंस। तो वाजा डिफरेंस तक क्या है? वाजा डिफरेंस तक ये स्क्रोटम सैक में ही होता है पूरा पाथ स्क्रोटम सैक में, और स्क्रोटम सैक से वाजा डिफरेंस आगे बढ़ती है और लूप यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, उसके ऊपर से इस तरह से लूप बनाती है। तो याद रखेंगे वाजा डिफरेंस लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर से ये वाजा डिफरेंस से लूप बनाती हुई यूरेथ्रा में खुलती है, यूरेथ्रल मीटस से बाहर। तो ये पूरा आप पाथ याद रखेंगे। एंड आप क्या याद रखेंगे और कि जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल मीटस है, तो यूरेथ्रल मीटस जो है किससे आता है? पेनिस से होता है। मतलब जो पेनिस हमारे इसे हिंदी में बोलते हैं सिशन। इस पेनिस से जो पाथ जाता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, मतलब ओपनिंग जो है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। और जो पेनिस है, पेनिस का याद रखेंगे, पेनिस में जो आगे का हिस्सा होता है, पेनिस मतलब सिशन का जो आगे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। बड़ा मतलब जो फूला हुआ हिस्सा होता है, एनलार्ज्ड एंड फूला हुआ हिस्सा होता है आगे का, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं फोर स्किन। तो याद रखेंगे, इसे अग्रच्छद हिंदी में कहते हैं। तो ये तो हमने पूरा देख लिया टेस्टिस से किस तरह से स्पर्म आगे जाएंगे और बाहर कैसे खुलेंगे। अब देखिए, हमने टेस्टिस के बारे में देख लिया, एसेसरी डक्ट्स पूरे देख चुके। अब क्या देखेंगे? ग्लैंड्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं। तो देखिए, एसेसरी ग्लैंड्स मतलब सहायक ग्रंथियाँ, सहायता करती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो ग्लैंड्स के याद रखेंगे नाम, क्या है? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल को शुक्राशय भी कहते हैं हिंदी में। और ये पेयर्ड होती है, मतलब 2 होती हैं, एक पेयर्ड होती हैं तो 2 होती हैं, तो याद रखेंगे पेयर्ड होती हैं। फिर होती है अप्रोस्टेट, एक प्रोस्टेट होती है, इसे हिंदी में पुरस्त कहते हैं। और कौन सी ग्लैंड होती है? पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पेयर्ड मतलब ये भी पेयर्ड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। एंड इन सभी ग्लैंड्स का, तीनों ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है, जो स्त्राव होता है, जो फ्लूइड निकालती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और इस सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंजाइम्स होते हैं। तो याद रखें, पूछ सकते हैं क्या क्या चीज़ इसमें मिलती है। फिर देखिए, इसको सेमाइनल प्लाज्मा क्यों बोल रहे हैं? तो सेमाइनल प्लाज्मा इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो मेन सीक्रेशन होता है, मेन सीक्रेशन तो हमारा सेमाइनल वेसिकल्स का होता है, इसीलिए इसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि मोस्टली यही सीक्रेट करता है सब कुछ, इसीलिए इसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अब जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या, कि सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो काउपर्स ग्लैंड है, इसका जो सीक्रेशन है, इसका सीक्रेशन क्या करता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है। ये आप जरूर याद रखेंगे इसके बारे में। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने पूरा देख लिया किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स और वो किस तरह से होते हैं। अब हम देखिए, आप इसे नोट करिए फटाफट, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है, ये कंपार्टमेंट है, इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होगी। तो फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, इनके अंदर किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जल्दी से नोट करिए इसे, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। हम देख चुके हैं पूरी स्ट्रक्चर्स। अब शुक्राणु जनन मतलब शुक्र जनन कैसे होता है। देखिए, अब पूरी प्रोसेस समझिए कि मैंने यहाँ तक बता दिया। ये क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं?
से ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को मैंने क्या किया है, जिस तरह जैसे कॉइल स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, तो मैंने माना ऐसा है, तो मैंने अब उनको इस तरह से काटा, ट्रांसवर्स मैंने उन्हें काटा। तो देखिए 3 जैसे जनरली 3 होती हैं, तो 3 मैंने देखा, 3 इस तरह से अरेंज होंगी। तो इस तरह से देखिए ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, सेल्स की लेयर होती है। एक सेल्स की लेयर होती है, ट्यूब है तो चारों तरफ लेयर होगी ना, तो सेल्स की लेयर होती है। तो 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं, तो इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी, मेल जर्म सेल या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म या फिर नर जर्म कोशिकाएं या फिर स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। एंड कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स। 2 प्रकार की सेल्स इसके अंदर होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल जो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो आगे चल के क्या करेंगी, स्पर्म बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी, याद रखेंगे। फिर है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ये जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है, इनको न्यूट्रिशन देती हैं, या फिर आगे जो स्पर्म बनेंगे उन स्पर्म को न्यूट्रिशन या फिर पोषण देने का काम होता है सर्टोली सेल्स का। ये पूछा जाता है, स्टार याद रखें इस चीज़ को, कि पोषण कौन देता है, न्यूट्रिशन कौन दे रहा है। तो स्पर्म को या फिर नर जो मेल जर्म सेल हैं उन्हें न्यूट्रिशन सर्टोली सेल्स देती हैं। अब देखिए इन सर्टोली सेल्स के ऊपर आगे हम जानते हैं, आगे हम हार्मोन्स के बारे में देखते हैं कि जो FSH LH निकलते हैं पिट्यूटरी से, जो LH और FSH निकलते हैं उसमें से जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है और क्या करता है, सीक्रेट फैक्टर्स हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। हम आगे देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, लेकिन याद रखिए कि FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है और वो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए आवश्यक फैक्टर्स निकालता है। स्पर्मियोजेनेसिस आगे हम देखेंगे क्या होती है। ये देखिए हो गया, ये दोनों सेल्स इसके अंदर थी। अब इसके अंदर ये पूरी ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर देखिए ये जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, मतलब इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, इनके बीच में अंतराली अवकाश है। इस अवकाश में जो चारों तरफ अवकाश है, बीच में जगह जगह यहाँ क्या होगा, स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होता है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिकाएं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। और इन पे क्या होता है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये एक्ट करता है एंड सीक्रेट एंड्रोजन। ये इनसे एंड्रोजन का सीक्रेशन करवाता है। याद रखेंगे, एंड्रोजन का सीक्रेशन LH करवाता है लीडिंग सेल से। और आप जानते हैं जो एंड्रोजन है या फिर टेस्टोस्टेरोन इसमें जो मेन है, एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन आगे हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, याद रखेंगे। और FSH जो था, FSH जो सी फैक्टर्स रिलीज करवाता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हम देखेंगे क्या आगे। देखिए अब हमने देख लिया पूरा कि इसके अंदर कौन कौन सेल्स हैं और सेल्स का काम क्या है। अब देखिए, अब जो हम मेन देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो या फिर शुक्र जनन कैसे होगा। देखिए क्या होता है, शुक्र जनन कब स्टार्ट होता है, पहले तो एट प्यूबर्टी मतलब किशोर अवस्था मतलब लगभग मेल में देखा जाए तो 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे 12 से 14 साल पे क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म का बनना शुरू होता है। अब देखिए बात आती है कि आखिर एट प्यूबर्टी पर ही क्यों होता है, जन्म से नहीं हो सकता या फिर बाद में नहीं हो सकता, तो प्यूबर्टी पे ही क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू GnRH। जो GnRH है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH का सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो GnRH निकलना शुरू हो जाता है, और वो GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर या फिर पिट्यूटरी के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है, और वहाँ से निकलता है FSH और LH, ये दोनों निकालता है, और ये दोनों हार्मोन आगे काम करते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे। अब देखिए ये जो प्यूबर्टी है, तो प्यूबर्टी पे क्या होता है, प्यूबर्टी में बहुत सारी सेल्स होती हैं इसके अंदर, कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगी, जनरली क्या होती है, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। आप याद रखेंगे कौन कौन सेल होती हैं। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया हिंदी में से बोलते हैं शुक्राणुजन, ये 2n होती है, मतलब इसमें
क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर डिप्लॉयड होती है सेल। ये क्या करती है, माइटोसिस से बहुत सारी सेल्स बना लेती हैं। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से बहुत सारे और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। और जब प्यूबर्टी आती है या फिर उन्हें स्पर्म बनाने हैं, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं उनमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं या फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन जाती हैं। ये भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनाएंगी। और क्या करेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बना तो क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे मियोसिस फर्स्ट कब होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते टाइम क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। और आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। यहीं पर रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हो गया, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड थी, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड हो गई हैं। तो रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम के नंबर में, आधे हो गए क्रोमोसोम। तो याद रखेंगे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होती हैं, यहाँ से क्या हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, उन्होंने मियोसिस फर्स्ट करके दो क्या बनाए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, दो बनाए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या बनाए, दो। ये डबल हो गए, ये एक था तो ये डबल हो गया, यहाँ से आगे चल के डबल हो गए। डबल होगा क्या, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, हैप्लॉयड हो गए। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, हम जानते हैं मियोसिस सेकंड होती है, तो मियोसिस सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, इन्होंने प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट हो गई है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाएंगे और मियोसिस सेकंड पूरा करने के बाद क्या बनाएंगे, स्पर्मेटेड। तो दो से क्या बनेगी फिर चार स्पर्मेटेड बनेंगे। 4 स्पर्मेटेड, इन्हें हिंदी में कहते हैं शुक्राणुप्रसू। ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। एंड स्पर्मेटेड आगे चल के बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। पूरी प्रोसेस याद रखेंगे, स्पर्मेटेड आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं। और ये हैप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड याद रखें। फिर 4 क्या बने थे, स्पर्मेटेड बने थे, तो 4 ही क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से या फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना, ये जो पूरी प्रोसेस है, स्पर्मेटेड आगे फिर क्या होगा, डेवलप होकर के मैच्योर होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्र जनन, और ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। तो याद रखेंगे शुक्राणु जनन क्या है, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का बनना या फिर स्पर्म का बनना। एंड अब क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म जो बन गया है, तो बनने के बाद क्या होगा, ये सर्टोली सेल में इसका हेड धंस जाएगा। क्या होगा, एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा, जिससे क्या होगा, हेड से ये न्यूट्रिशन लेगा। उसी में न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स में ये धंस जाता है, तो क्या होगा, हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। क्योंकि हमें पता है सर्टोली सेल्स क्या कर रही हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। एंड अब बात आती, एक और चीज आती, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन को बोलते हैं वीर्य सेचन, मतलब वीर्य का निकलना। वीर्य सेचन क्या होता है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने पूरा पाथ देखा था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के आगे जो एसेसरी डक्ट्स हैं उनमें जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन या फिर वीर्य सेचन कहते हैं। तो प्रोसेस याद रखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्मेटेड से बनकर स्पर्मेटोजोआ बनना। स्पर्मिएशन क्या है, तो स्पर्मिएशन या फिर वीर्य सेचन है, स्पर्म का रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो शुक्र जननी। ये पूरी प्रोसेस जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्रोसेस जो है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्र जनन, शुक्र का पूरा बनना। अब इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे आगे। फिर आगे क्या देखेंगे कि जो स्पर्म हमने देखा है, स्पर्म जो बन गया है, अब देखेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का काम क्या होता है। तो पहले इसे फटाफट नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में, स्पर्म में पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये मैंने पूरी स्पर्म की एक स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें देखिए स्पर्म के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक हेड होता है, एक हेड है, हेड के बाद क्या होता है, हेड एंड एक नेक होती है, मिडिल पीस मतलब मध्य भाग होता है, और टेल एक पूंछ होती है। तो ये उसके पार्ट्स हैं, ये पूरे पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स में देखिए जो हेड है, हेड में क्या होता है, हेड में होता है उसका न्यूक्लियस, केंद्रक, मतलब जहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ होते हैं, हेड में होते हैं। याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कहाँ पे होते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, हेड में होता है। और इस हेड में आगे वाला हिस्सा जो होता है, इस हेड में जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम होता है। मतलब आगे वाले हिस्से पे होता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने में, फर्टिलाइजेशन करवाने में, मतलब फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। याद रखेंगे एक्रोसोम के एंजाइम्स। आगे देखेंगे किस तरह से मदद करेंगे वो। फिर देखिए नेक, मिडिल पीस एंड फिर आता है टेल। जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी का उत्पादन करते हैं। फिर आता है टेल, टेल जो है पूंछ, पूंछ क्या करती है, फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म के चलने में। मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें स्पर्म चलते हैं, तो स्पर्म के चलने में या फिर मोटिलिटी में क्या करती है, मदद करती है पूंछ। तो याद रखेंगे। और उस पूंछ को चलने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो ये पूरी ये बात याद रखेंगे इस स्पर्म के बारे में। अब देखिए अब क्या होता है, स्पर्म, जो स्पर्म होता है, स्पर्म एक बार जब इजैकुलेट होता है, मतलब मेल जब एक बार इजैकुलेशन करता है, तो एक बार जो इजैकुलेशन होता है या फिर जो मतलब इजैकुलेट हुए एक बार स्पर्म, तो कितने एक साथ निकलते हैं। तो देखिए इजैकुलेशन में एक बार में 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म एक साथ निकलते हैं। मतलब एक बार इजैकुलेशन हुआ, एक बार वीर्य सेचन हुआ, तो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म शुक्राणु एक साथ निकलते हैं। या फिर 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक साथ निकलते हैं एक बार में। तो ये आप याद रखेंगे, एक बार में कितने स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, तो 200 से लेकर 300 मिलियन। अब देखिए ये 200 से लेकर 300 मिलियन जो स्पर्म हैं, इनमें से क्या होता है, एट लीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। मतलब 60% जो 200 से 300 मिलियन है उनमें से, टोटल में से कम 60% ऐसे होना चाहिए जिनका शेप नॉर्मल होना चाहिए, साइज नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो नॉर्मल होना चाहिए। 60% तो कम से कम नॉर्मल शेप साइज वाले होना चाहिए। एंड इन 60% में से भी लगभग 40% जो है ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी। विगोरस मतलब तीव्र चलने की क्षमता होनी चाहिए उनमें, मतलब तीव्र चलने वाले होना चाहिए अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन चाहिए हो। मतलब नॉर्मल अगर फर्टिलाइज होना चाहिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 60% के नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए एंड 40% के विगोरस स्पर्म मोटिलिटी शो करना चाहिए। मतलब तीव्र चलने की क्षमता वाले होना चाहिए 40%। अब देखिए जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा हमने देखा था कि जो एसेसरी ग्लैंड्स थी वो निकालती थी। तो ये सेमिनल प्लाज्मा है, ये क्या करता है, इस स्पर्म के मैच्यूरेशन में मदद करता है। आप याद रखेंगे कि इसका क्या काम है। तो ये जो ग्लैंड्स का सीक्रेशन है पूरा सेमिनल प्लाज्मा, ये स्पर्म के मैच्यूरेशन में और डेवलपमेंट में मदद करता है। फिर सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म जो है दोनों को मिलाकर कहते हैं सीमन या फिर वीर्य। तो यहाँ पूछेंगे वीर्य क्या होता है, तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को मिलाकर सीमन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, पूरा क्या सिस्टम क्या था और उस तरह कैसे स्पर्म बने। तो अब ये हमने स्पर्म बना लिए। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड उसमें ओव्यूलेशन किस तरह से होता है। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस पार्ट से बना होता है और इसमें किस तरह से oogenesis होगी। तो पहले हम पार्ट्स देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें देखिए, इसमें डायग्राम में समझिए कि क्या है डायग्राम में। देखिए डायग्राम को आप कहाँ से देखेंगे, इस तरफ देखिए, यहाँ से ये दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ सेम है। तो मैं इस तरफ देख रहा हूँ, इस तरफ देखिए, ये क्या है, ये सबसे पहले आता है हमारा फेलोपियन ट्यूब।
ये जो पूरी ट्यूब है इसको बोलते हैं, ये ट्यूब है यहाँ तक, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका। इसके बाद आता है, ये होती है यूटेरस। यूटेरस ये पूरा क्या है, यूटेरस मतलब गर्भाशय, ये पूरा यूटेरस है। देन क्या आता है, सर्विक्स, फिर आता है वेजाइना, और बाद में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक देखेंगे। अब इसमें देखिए पार्ट समझिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। तो ओवरी है, फिर पूरा फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाहर जननेंद्रिय हैं, पूरे सब इसी में आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहले हम ये देखेंगे। तो इसमें देखिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे, तो ये पूरा क्या है, ओवेरी। तो ओवेरी में देखिए, ओवेरी से पहले वो यहाँ अटैच है। तो ओवेरी में देखिए, ओवेरी में क्या है कि ओवेरी में दो हिस्से होते हैं। एक होता है सेंट्रल में, बीच की साइड होता है मेड्यूला, जैसा कि हम किडनी में देखते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, मेड्यूला, एंड बाहर तरफ होता है कॉर्टेक्स। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है ओवेरी। एंड ये जो ओवेरी है, ये जो पेल्विक वॉल्स हैं उनसे और यूटेरस से लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ा होता है। देखिए लिगामेंट्स हैं, तो याद रखेंगे लिगामेंट्स के द्वारा ओवेरी जुड़ी हुई होती है। एंड अब आता है फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे अंडवाहिनी। मतलब यहाँ से जो अंड होगा, जो ओवम होगा, वो यहीं से आगे जाएगा। तो ये पूरी ओवेरी होगी। ओवेरी किससे अटैच है, यूटेरस और उससे। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब में होते हैं 3 पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सीक्वेंस याद रखेंगे कि जो ओवेरी के पास वाला हिस्सा है वो इनफंडिबुलम। क्या है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। क्या है, इनफंडिबुलम इसे हिंदी में कहते हैं कीप, एम्पुला और स्थमस, तीनों पार्ट्स होते हैं। तीनों पार्ट्स में देखिए, ये जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम आगे उंगलियों जैसे, ऐसे ये जैसे झालर होती हैं, झालर जैसी बनाता है, इसे बोलते हैं फिमरी, या फिर हिंदी में बोलते हैं झल्लरी। तो ये झल्लरी बनाता है कौन, इनफंडिबुलम। और ये जो इनफंडिबुलम है, ये झल्लरी जो बनाता है, तो यहाँ से ओवेरी से जैसे ही ओवम निकलता है तो उसको कैच करने में, उसको पकड़ने में ये फिमरियाँ हेल्प करती हैं। तो याद रखेंगे फिमरियाँ कहाँ होती है, इनफंडिबुलम में होती हैं, और इनफंडिबुलम पार्ट्स है फैलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट का। तो फिमरियाँ हेल्प करती हैं, हेल्प इन ओवम कलेक्शन, ओवम को कलेक्ट करने में ये मदद करती हैं। देन अब जो ओवम होगा यहाँ से कहाँ जाएगा, ओवम यहाँ से जाएगा इनफंडिबुलम में, फिर देन एम्पुला के बाद जाएगा स्थमस में। तो स्थमस में इस तरह से ट्रैवल करता है, याद रखेंगे। ये पूरा हो गया। ये हो गया किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब से हम आगे आए कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब से कहाँ, स्थमस से आ गया, स्थमस से आगे आएगा पूरा यूटेरस आ गया। तो यूटेरस में देखिए, यूटेरस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं यूटेराइन फंडस कहते हैं। और जो कैविटी है यूटेरस की, इसे बोलते हैं यूटेराइन कैविटी या फिर गर्भाशयी गुहा। ये पूरी कैविटी है, कैविटी मतलब गुहा, तो गर्भाशय की जो गुहा होती है उसे बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। देन जो यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी आगे चल के सर्विक्स के थ्रू कहाँ, सर्विक्स से होती हुई वेजाइना में जा खुलती है। सर्विक्स ऐसे बोलते हैं गर्भाशयी ग्रीवा से होती हुई आगे जाकर वेजाइना में खुलती है। वेजाइना को बोलते हैं योनि, तो योनि में जा खुलती है। एंड ये जो पाथ है, ये ट्यूब जो आगे मतलब सर्विक्स से एक ट्यूब जैसी निकलती है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। मतलब जो कैविटी है पतली सी, इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल या फिर ग्रीवा नाल, गर्भाशयी ग्रीवा नाल इसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है क्या, कि गर्भाशयी सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये दोनों मिलकर बनाती हैं वर्थ कैनाल। ये दोनों में क्या बनाती हैं, जन्म नाल या फिर वर्थ कैनाल बनाती हैं। इसे वर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एम्ब्रियो होगा, जो जायगोट होगा, वो यहीं पे डेवलपमेंट शुरू करेगा, फीटस आगे यहीं बनेगा, यहीं पूरा बच्चा बनेगा, तो इसी कैविटी में बनता है। तो जब जन्म होता है तो जो बच्चा है वो यहीं से, जो एम्ब्रियो फीटस है जो बाद में यहीं से निकलेगा, तो यहाँ से निकलता है कहाँ से, सर्वाइकल कैनाल से, और वेजाइनस होता हुआ जाता है। इसीलिए इन दोनों को मिला के कहते हैं वर्थ कैनाल मतलब कि इसी रास्ते से आगे बर्थ होगा, जन्म होगा यहाँ से। तो याद रखेंगे इस सब के बारे में। अब आगे आता है जो यूटेरस है। यूटेरस के बारे में आता है। यूटेरस में देखिए, यूटेरस में 3 लेयर्स होती हैं। मतलब यूटेरस जो है, यूटेरस की जो वॉल है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे बाहर अगर देखें यूटेरस में, सबसे बाहर होती है पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, परी गर्भाशय,
मैट्रियम मतलब परिगर्भाशय, मतलब जो गर्भाशय है इसको गर्भाशय कहते हैं। तो गर्भाशय की चारों तरफ की जो बाहर की आउटलाइनिंग होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। देन उसके अंदर की जो लेयर्स होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो नाम से पता चल रहा है, मायो मतलब मसल्स, तो इसमें पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, इसे गर्भाशय पेशी स्तर हिंदी में कहते हैं। फिर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब सबसे अंदर की लेयर है, ये सबसे अंदर की लेयर है, और ये सबसे अंदर की लेयर है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, या फिर गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय मतलब गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर, तो एंडोमेट्रियम होती है। अब ये तीनों लेयर किस चीज़ की हैं, तो यूटेरस की वॉल, मतलब यूटेरस की जो वॉल है उसमें होती है तीनों लेयर्स। एंड यूटेरस या फिर गर्भाशय, इसी को स्टार ला याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बुम्ब या फिर बच्चादानी। तो ये आप स्टार ला के इस चीज़ को याद रखेंगे, किसी को क्या बोलते हैं, बुम्ब या फिर बच्चादानी कहते हैं। अब और क्या याद रखना है आपको कि जो मायोमेट्रियम है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि जो मायोमेट्रियम है मतलब जो मसल्स वाली लेयर है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस टाइम पर, उस समय पर मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि बाद में जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है, बेबी बाहर आता है। तो याद रखेंगे वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हम आगे देखेंगे डिलीवरी के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में, तो हम वो देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आप याद रखिए कि मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी के टाइम पे। फिर है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम, इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आतर्व चक्र चलता है या मासिक चक्र चलता है तो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम है, ये जो लेयर है, इस एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मतलब परिवर्तन होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस तरह से होती है, तो हम देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम है इसमें चेंजेस होते हैं, इसी में चेंजेस होते हैं आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो भी हम देखेंगे। तो याद रखिएगा मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है डिलीवरी के टाइम पे, एंड एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस टाइम पे साइक्लिकल चेंजेस शो करता है, मतलब इसमें चेंजेस होते हैं, इसकी थिकनेस बड़ी हो जाती है, छोटी होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा केस के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। आप ऐसे नोट करिए, फिर आगे देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या क्या होता है, तो इसे नोट करिए पहले, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या फिर बाह्य जननेंद्रिय कौन कौन से होते हैं। देखिए अब इसमें आपको सिर्फ याद रखना है, उनकी डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन क्या होती है, देखिए मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस जब बोले तो ये मोन्स प्यूबिस क्या होता है, इसे बोलते हैं जघन सेल। ये क्या होता है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। मतलब क्या होता है, क्यूशन मतलब गद्दी टाइप की होती है, फैट की बनी हुई, जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से ढकी हुई होती है। एंड फिर है लेबिया मेजोरा, इसे बोलते हैं बृहद बकोस्ट। ये क्या होता है, तो ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइना की हमने देखा था, वेजाइना था, उसकी ओपनिंग को कवर कर सराउंड करके रखता है। एंड मोन्स प्यूबिस से नीचे जो होता है, मतलब मोन्स प्यूबिस ऊपर होता है, उसके नीचे जो होता है वो होता है लेबिया मेजोरा, और ये वेजाइना की ओपनिंग को कवर करके रखता है। फिर है वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको सराउंड करके रखता है, कवर करके नहीं। फिर है लेबिया माइनोरा, ये क्या होता है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया में, ये लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा होता है, याद रखेंगे। फिर है हाइमन। हाइमन क्या है, देखिए हाइमन क्या है, जो वेजाइना है, हमने देखा था वेजाइना था, वेजाइना ओपन हो रहा था तो उसकी कवरिंग, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन टाइप की कवरिंग होती है उसके ऊपर, उसे बोलते हैं हाइमन या फिर योनि छद। योनि मतलब वेजाइना, छद मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग, तो ये होता है हाइमन। तो याद रखेंगे हाइमन होता है। एंड इस हाइमन के बारे में याद रखेंगे कि ये क्या होता है, ऑफ्टन मतलब कभी कभार क्या होता है, टॉर्न ड्यूरिंग, टूट जाता है कभी कभी जब फर्स्ट कोइटस में, पहली बार जब संभोग होता है तो उस टाइम हो सकता है टूट जाए, तो इसका टूट सकता है ये, तो फर्स्ट कोइटस में टूटने के चांस होते हैं। एंड जरूर नहीं कोइटस के टाइम ही टूटे, ये वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी से टूट जाता है। कैसे, सडन फॉल, अचानक से किसी हाइट से गिर जाते हैं, तब भी ये क्या होता है, हाइमन के रप्चर होने के या फिर टूटने के चांस होते हैं। फिर है हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी करते हैं तो उसमें भी ये टूट सकता है। फिर साइकिलिंग में और भी बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उनमें भी इसके टूटने के, रप्चर होने के चांस होते हैं। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
अब देखिए, आप जानते हैं फीमेल में एक और ऑर्गन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करता है, मदद करता है, वो है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स ये भी क्या करती हैं, ये भी जो पार्चुरेशन है, मतलब बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम है उनमें मदद करती हैं। तो इसमें देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स आप जानते हैं कि सभी मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन फंक्शनल मतलब कार्य करने वाली जो काम करती हैं, जो फंक्शनल होती हैं, कार्यात्मक जो ग्रंथि होती है, मतलब सक्रिय होना एक तरह से, तो सक्रिय किस में होती हैं, सिर्फ फीमेल मैमल्स में। मैमल्स में होती सभी में, मेल एंड फीमेल दोनों में, लेकिन फीमेल में ही क्या होता है, सिर्फ ये फंक्शनल होती है, मतलब कार्य करती हैं। एंड इन्हें हिंदी में कहते हैं स्तन ग्रंथि, याद रखेंगे। और ये एक पेयर होती है। फिर देखिए, अब इसके अंदर एक पेयर होती हैं, तो हर एक उसमें मतलब एक मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, 15 to 20, 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। जैसे टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्स थी, वैसे इसमें भी क्या होती है, मेमोरी लोब्स होती हैं, स्तनपालियाँ होती हैं। और इन स्तनपालियों में क्या होता है, एल्व्यूलाई होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें कहते हैं एल्व्यूलाई, या फिर कूपिका होती हैं। जैसे पूरी इस तरह से क्या है, ये पूरी एक लोब है, तो इस लोब में क्या होगा, बहुत सारी इस तरह से एल्व्यूलाई टाइप की होंगी, ये इस तरह से एल्व्यूलाई होती हैं। तो याद रखेंगे, इस तरह की लोब होती हैं, उनमें ये अंदर तरफ क्या होगी, एल्व्यूलाई होती हैं, पूरी एक लोब है, इस तरह से होती है। 15 से लेकर 20 एक ब्रेस्ट में, एक मेमोरी ग्लैंड में, एक ब्रेस्ट में क्या होती हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। और उन लोब्स के अंदर इस तरह से एल्व्यूलाई होती हैं, जो कि एल्व्यूलाई क्या करती हैं, एल्व्यूलाई करती हैं सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क को सीक्रेट करती हैं। एंड ये जो मिल्क है, मिल्क कहाँ से सीक्रेट करने के बाद ये कैविटी में जाएगा, ल्यूमन में, देन ल्यूमन से होता हुआ जाता है फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स मतलब स्तन नलिकाओं में जाता है, और स्तन नलिकाओं से बहुत सारी स्तन नलिकाएं मिलकर बनाती है मेमोरी डक्ट, मतलब स्तन वाहिनियाँ बनाती हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल मिलकर डक्ट बनाती हैं। और ये डक्ट है, बहुत सारी डक्ट मिलकर क्या होंगी, लैक्टिफेरस डक्ट बनाएंगी, लैक्टिफेरस डक्ट या फिर दुग्ध वाहिनी, जो कि बाहर एक्सटर्नल मीडियम में ओपन होती है। तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखेंगे। पूछ सकते हैं कि मिल्क का पाथ किस तरह से होगा, तो एल्व्यूलाई से ल्यूमन से फिर ट्यूब्यूल में, फिर डक्ट में, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये हो गया हमारा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। आप ऐसे नोट करिए, फिर हम देखेंगे oogenesis के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं oogenesis के बारे में। हमने पहले स्पर्म कैसे बनते हैं वो देख चुके हैं, अब देखेंगे oogenesis मतलब अंड, मतलब कि जो ओवम होगा वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए फीमेल में कैसे बनता है, तो फीमेल में देखिए पहला अंतर तो यही है। पहले तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि मेल और फीमेल में अंतर क्या है। तो फीमेल में क्या होता है, जो oogenesis है मतलब कि ओवम बनने की जो प्रक्रिया है वो मतलब जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। कब शुरू होती है, जब फीटस होता है, फीटस की लाइफ मतलब फीटल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे oogonia, बहुत सारे अंड जननी कोशिकाएं क्या होती है, बन के तैयार हो जाती है पहले ही। मतलब जो oogenesis की प्रोसेस है वो जन्म से पहले ही फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे oogonia बन के तैयार हो जाते हैं। अब जो oogonia हैं जन्म होने से पहले ही क्या होता है, प्राइमरी oocytes बना लेते हैं। और क्या करते हैं, ये प्राइमरी oocytes है मतलब कि ये जो oogonia है वो अपना डिवीजन शुरू कर देते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में। और जब ये प्रोफेज फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, हम जानते हैं मियोसिस में क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट में जो स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें भी डायाकाइनेसिस याद रखें कहाँ तक, डायाकाइनेसिस। देखिए जो oogonia हैं वो जन्म से पहले ही फीटल लाइफ में बहुत सारे बन जाते हैं, और ये oogonia सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है मियोसिस, और कहाँ पहुंच जाता है, प्रोफेज फर्स्ट की डायाकाइनेसिस में। प्रोफेज फर्स्ट में डायाकाइनेसिस में पहुंच जाता है और इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो कि 2n होता है। 2n मतलब कि अभी इसे सेल डिवाइड नहीं की, सिर्फ स्टार्टिंग कर दी है। तो प्राइमरी oocyte कहाँ पहुंच गया, तो ये डायकाइनेसिस पहुंच गया। फिर प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होता है, सराउंडेड बाय ग्रेन्युलर सेल्स। जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte मतलब कि जो oogonia आगे चल के प्राइमरी oocyte बना था, ये क्या करता है, अपने ऊपर सेल्स की एक लेयर बना लेता है। उस सेल्स की एक लेयर सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स, और उन सेल्स का नाम है ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर बना लेता है। इसके बाद उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल।
ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ तक की जो बात है ये जन्म से पहले की है, मतलब जन्म से पहले क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बन के तैयार हो जाते हैं एंड क्या होता है, लार्ज नंबर डिजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जन्म से लेकर प्यूबर्टी आने तक, मतलब कि युवा अवस्था यौवन आरंभ होने तक क्या होता है, प्यूबर्टी तक क्या होता है, प्यूबर्टी तक ये बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि बहुत सारे बन गए थे, लेकिन बर्थ होने के बाद, बर्थ तक क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। तो बर्थ के टाइम बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आने तक सिर्फ 60,000 to 80,000, 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। तो इतने प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, तो याद रखेंगे। देन अब क्या होता है, सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलर सेल्स। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तब क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और ये ग्रेन्युलर सेल्स के द्वारा और मतलब बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा सराउंडेड हो जाते हैं, जिसे आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है आगे टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टर्शियरी तृतीयक जो पुटक है फॉलिकल है, उसकी जो खास बात आप याद रखेंगे कि इसमें एंट्रम पाया जाता है। एंट्रम इसे हिंदी में कहते हैं गहवर। ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मतलब इसमें फ्लूइड से भरी हुई कैविटी मिलती है, किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। एंड टर्शियरी फॉलिकल जो होता है, टर्शियरी फॉलिकल में और क्या होता है, तो इसमें थीका लेयर्स, थीका जो लेयर्स है मतलब कि जो सेल्स की लेयर अभी तक बनी थी वो लेयर्स अब 2 लेयर्स में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। किस तरह से, थीका इंटरना मतलब अंदर वाली लेयर, और थीका एक्सटर्ना बाहर और अंदर की 2 लेयर्स में, दो मेम्ब्रेन की तरह लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, याद रखेंगे। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंट्रम मिलना, वो टर्शियरी फॉलिकल में। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल आगे क्या करेगा, हम जानते हैं, देखिए प्राइमरी ऊसाइड था, तो प्राइमरी ऊसाइड के बाद सेल्स की लेयर छा गई, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलने लग गए। लेकिन उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर तो प्राइमरी ऊसाइड ही है, अभी भी क्या है, प्राइमरी ऊसाइड ही चल रहा है इन सब के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इन तीनों के अंदर क्या है, प्राइमरी ऊसाइड ही है अभी। ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड जो है, अब क्या करेगा, जब टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है तो ये प्राइमरी ऊसाइड जो है, प्राइमरी ऊसाइड जो कि इनके अंदर था, वो आगे चल के क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा और क्या करेगा, एक पोलर बॉडी बना देगा। प्रथम ध्रुवीय पिंड से फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, मतलब पहली पोलर बॉडी बनती है एंड सेकेंडरी ऊसाइड बनेगा। और ये जो सेकेंडरी ऊसाइड जो था वो इस तरह से बनता है कि पोलर बॉडी तो बाहर निकल जाती है, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल के पास जितना भी कुछ मटेरियल था, या फिर प्राइमरी ऊसाइड के पास जितना भी कुछ जो साइटोप्लाज्म था, मटेरियल था, वो पूरा का पूरा मटेरियल जो सामग्री है वो सेकेंडरी ऊसाइड के पास रह जाती है। रिमेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व थे, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को इसी के पास रख दिया जाता है। बाकी का पोलर बॉडी के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। देन अब जो सेकेंडरी ऊसाइड है, ये किसके अंदर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर चल रही बात, मतलब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही रहेगा ये। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही क्या रहा, सेकेंडरी ऊसाइड रहा। तो ये सेकेंडरी ऊसाइड आगे क्या करेगा और ग्रो करेगा, टर्शियरी फॉलिकल है आगे और ग्रो करेगा, तो आगे बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। और क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल, ये इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी ऊसाइड फॉर्म अ न्यू लेयर। अब क्या होता है, जो ग्रेन, देखिए टर्शियरी फॉलिकल से बना ग्राफियन फॉलिकल। एंड टर्शियरी फॉलिकल के अंदर पहले क्या था, प्राइमरी ऊसाइड था, उसने डिवाइड करके सेकेंडरी ऊसाइड बनाया। एंड सेकेंडरी ऊसाइड अब किसके अंदर पहुंच गया, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल ने आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल बना लिया। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी ऊसाइड है, ये जो सेकेंडरी ऊसाइड आ गया, ये क्या करेगा, सेकेंडरी ऊसाइड फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। और ये जो सेकेंडरी ऊसाइड है, जिस तरह ये पूरा ग्रेन्युलोसा है, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लिया कि सेकेंडरी ऊसाइड है, तो इसके अंदर एक लेयर्स और छा जाएगी, किसकी, एक लेयर और आ जाएगी, जोना पेलुसिडा, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो याद रखेंगे, जोना पेलुसिडा ग्राफियन फॉलिकल में आती है, मतलब जब सेकेंडरी ऊसाइड ग्राफियन फॉलिकल में बन गया है, तब उसके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये मेम्ब्रेन याद रखेंगे। एंड देन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चल रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो ग्राफियन फॉलिकल आगे रप्चर होगा, और क्या बनाएगा, ओवम। तो ओवम देखिए, यहाँ से 2n था ये,
तो ओवम यहाँ तक बना, तो ये देख सेकेंडरी ओसाइट से आगे ये ओवम बन गया। ये भी क्या है, एन है, हैप्लॉइड है। कैसा है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। अब देखिए ये जो हैप्लॉइड है, अभी इसने क्या किया, पूरी प्रोसेस में सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट की है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट की है, और ओवम ने अभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं की है। तो याद रखिएगा कि ओवम जो है अभी एन है, इसने मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं की है, और ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होती है, तो ये होती है कब, ये आगे चल के क्या करेगा, सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा, सेकंड पोलर बॉडी, और आगे बनाएगा ओवम, ओवा या फिर ओवम, आगे चल के ओवा बनाएगा, क्या बनाएगा, ओवा। ये ओवा या फिर ओवम जो है, ये क्या हुआ, ये कब बना, ये होता है जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए आ चुके होते हैं। मतलब स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन के लिए आ गए हैं, मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर स्पर्म आ चुके हैं, और उन्होंने इसकी जो जोना पेलोसिडा लेयर है, जो जोना पेलोसिडा लेयर इसने ऊपर बना ली थी, ओवम के अंदर, ओवम के ऊपर भी वही लेयर होगी, तो ओवम के ऊपर ही वही लेयर है। तो जब स्पर्म इस लेयर से टच हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, जस्ट उसी समय क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो सेकंड पोलर बॉडी बनती है एंड एक ओवा बन जाता है। अब इस ओवा को फर्टिलाइज करते हैं आगे चल के स्पर्म्स। तो याद रखेंगे इस चीज को कि फीमेल में जो oogenesis है वो फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है, फीटल लाइफ से वो डायाकाइनेस की प्रोफेस फर्स्ट की डायाकाइनेसिस में आकर रुक जाती है, देन बर्थ हो जाता है। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आने तक 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। देन जब प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी आने पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लग जाती है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फॉलिकल्स होते हैं वो ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं, यहाँ से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो ये सभी क्या है, प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होने के प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर टर्शियरी में, देन ग्राफियन में। तो इस तरह से कन्वर्ट होते होते जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड पॉइंट आता है उस टाइम पे ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये ओवम रिलीज होता है, लेकिन इसने मियोसिस सेकंड अभी कंप्लीट नहीं की है। मियोसिस सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई है, और जब स्पर्म आ जाते हैं, स्पर्म इसको टच करते हैं, इस ओवम को टच करते हैं, तभी क्या होता है, मियोसिस सेकंड उसी टाइम कंप्लीट होती है। तो याद रखेंगे मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है। एंड मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक ओवा निकल जाता है। तो ये हो गया पूरा इसके बारे में, किसके बारे में, फीमेल की जो oogenesis है उसके बारे में हम देख चुके हैं। इसमें आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि मेल में क्या हो रहा था, फीमेल में क्या हो रहा था। मेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, लेकिन फीमेल में जब जन्म नहीं हुआ इससे पहले से ही क्या हुआ, oogenesis की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है। एंड इसमें जो प्रोफेस फर्स्ट डायाकाइनेसिस है, ये कई सालों तक रुकी रहती है। कहाँ से, जब जन्म हुआ, जन्म के टाइम तक यहाँ तक आ गया, डायाकाइनेसिस तक। डायाकाइनेसिस से प्यूबर्टी आने तक ये डायाकाइनेसिस में ही रुका रहता है, वो जो प्राइमरी फॉलिकल है। तो इतना डिफरेंस ये इस मेल में नहीं होता, फीमेल में इतना होता है। तो याद रखेंगे इन सभी के बारे में, जो डिफरेंस इसमें दिख रहा है कि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है oogenesis, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत शॉर्ट प्रोसेस होती है। तो ये आप पूरा याद रखेंगे इसके बारे में, इसे नोट करिए। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा ओवम निकल चुका है। अब हम आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह चलती है। पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, आप जरूर याद रखें इसके बारे में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पता होना चाहिए। तो किन में चलती है, तो ये चलती है फीमेल प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स, जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हम पहले देख चुके हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जो ऑस्ट्रस साइकिल होती है वो नॉन प्राइमेट्स में चलती है, जबकि प्राइमेट्स में, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। इसमें क्या होता है कि जो यूटेरस है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, एंड साथ में क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या होता है, LH FSH के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, उन पूरे को मिला के बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन सबका चेंजमेंट हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें जो पता है ओव्यूलेशन के बारे में, कि ओव्यूलेशन किस तरह से हुआ, कि प्राइमरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल, उसने आगे सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनाया, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनाया। और जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल ने आगे
ग्राफिन फॉलिकल ने आगे किया था, ओवम निकाला था, मतलब ओव्यूलेशन किया था, ओवम। तो जो ओवम निकाला था, ओवम निकाला तो ये क्या है, ये तो ओवम है, ओवम, उसने ओवम निकाला। अब देखिए ओवम तो निकाल दिया, इसके बाद क्या होता है कि ओवम जब उसने निकाल दिया, ओवम निकालने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल का जो रिमेंट पार्ट बचा, जो रिमेंट पार्ट बचता है वो आगे चल के क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आगे चल के डिजेनरेट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब क्या होता है, ये डिजेनरेट हो जाती है, आगे डिजेनरेट। तो देखिए ये तो हमने इसी सीक्वेंस के हिसाब से पूरा देखना है। तो ये हमने पूरा एक ओव्यूलेशन का सीक्वेंस देख लिया, कैसे ओव्यूलेशन होगा, कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। अब देखिए इस ओव्यूलेशन के हिसाब से क्या होता है, इसमें चेंजमेंट होता है, इसकी एंडोमेट्रियम में क्या होता है, शुरुआत में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की होती है, 28 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके 28 डेज में से इनिशियल जो 1 to 5 डेज होते हैं, आपको ऐसा मानना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 तारीख को शुरू हुई है, महीने की 1 तारीख को, तो उस हिसाब से 1 to 5 डेज मानते हैं। तो देखिए 1 तारीख को अगर शुरू हुई है तो 1 से 5 तारीख के बीच में, मतलब 5 दिनों तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज रहता है, मतलब ऋतुस्राव प्रावस्था रहती है। इस टाइम क्या होता है, मेंसेस आती है। मेंसेस मतलब जो एंडोमेट्रियम पहले बनी थी, पिछली साइकिल की जो एंडोमेट्रियम है वो इस साइकिल में क्या होगी, डिजेनरेट होकर के वेजाइना के थ्रू निकल जाएगी। तो वो निकलती है तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और क्या होता है, इसमें मेंसेस आता है। मेंसेस मतलब रजोदर्शन होता है, रजोदर्शन होता है। तो ये कब होता है, 1 to 5 डेज तक। देन इसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज मतलब पुटकीय प्रावस्था आती है, जो कि 6 to 13 डेज तक रहती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल हमने देखा था बर्थ के टाइम था, वो प्यूबर्टी के टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई तब प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा। तो ये कब होता है, फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज या फिर पुटकी अवस्था के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कब आता है, 14th डे पर। 14th डे पर 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। अब क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ से तो मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होती गई। इसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेटरी फेज के एंड ल्यूटियल फेज तक क्या होता है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस में लगातार इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ती है, थिकनेस मोटी होती है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो ये क्या मेम्ब्रेन थिकनेस है। तो एंडोमेट्रियम थिक होती आती है और ओव्यूलेटरी फेज के बाद और भी ज़्यादा थिक होती है। देन ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज में सबसे ज़्यादा थिक होती है ये एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसके बाद देखिए ओवम निकला है। तो ओवम के बाद ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है या फिर हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी ये मान के चलती है कि ओवम जो रिलीज हुआ है 14th डे पर, तो उसे उसकी इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन करना पड़ती है। उन्हें लगता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए वो क्या करती है, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करती आती है। एंड जब कुछ दिनों तक इंतजार करती है, इंतजार करने के बाद जब क्या होता है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक क्या होता है, थिकनेस बढ़ती है, लेकिन उन्हें कंफर्म हो जाता है क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो वो क्या करती है, पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। जितना उन्हें व्यवस्था की होती है ओव्यूलेशन होने के बाद कि जो जायगोट आएगा, एम्ब्रियो आएगा, तो उसको इम्प्लांट किया जाएगा, तो सारी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद ये जो यहाँ से डिजेनरेट शुरू हो जाता है, डिजेनरेशन शुरू होता है, और डिजेनरेशन के बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ से फिर मेंसेस आने लग जाता है। तो मेंसेस क्या है, मेंसेस कुछ नहीं है, जो एंडोमेट्रियम थिक हो गई थी एंडोमेट्रियम, उसी का क्या है, डिजेनरेशन होने लग जाता है, उसको डिजेनरेट करने, नष्ट करने लग जाते हैं। तो उसी का जो निकलती है, जो लेयर्स टूट कर डिजेनरेट होती हैं वो निकलती हैं, तो उसी को बोलते हैं मेंसेस का आना या फिर रजोदर्शन। अब देखिए इस पूरे में ये ओव्यूलेशन हो गया, ये उसकी थिकनेस के बारे में हो गया। अब इसमें क्या होता है, LH FSH का मेन रोल होता है। क्या होता है इसमें रोल, क्या होता है कि LH और FSH हैं, इनका लेवल पूरी साइकिल में कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन 14th डे पर ओव्यूलेशन जब हो रहा है, उस दिन LH और FSH का लेवल पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और LH का जो लेवल है, सबसे ज़्यादा LH का लेवल होता है दोनों में। एंड LH का लेवल जो ज़्यादा होता है, इसे कहते हैं LH सर्ज। और ऐसा मानते हैं कि इस LH का ज़्यादा होना, मतलब LH सर्ज होने के कारण ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग होता है, जो ओवम है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि LH सर्ज होती है। इसके बाद ये पूरी प्रोसेस चलती है। फिर देखिए अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की लेवल में क्या होता है, तो ये लगभग कांस्टेंट रहता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल। तो कब तक, ओव्यूलेशन तक।
लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जो है ओव्यूलेशन तक क्या होता है, पीक पर रहता है। मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले या फिर होने जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लगभग कांस्टेंट रहता है। देन इसके बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल तो घटता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज होता है। इसके बाद देखिए एस्ट्रोजन का लेवल फिर ऐसा हुआ। तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि देखिए जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो है क्या करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन है उसको प्रिपरेशन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होगा, उस इम्प्लांटेशन की सारी व्यवस्था करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। इसीलिए देखिए ये ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेटरी फेज से पहले ज़्यादा रहता है और इसका जैसे ओव्यूलेशन हो गया इसका लेवल डिक्रीज होने लग जाता है क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, उसने प्रिपरेशन कर डाली, पूरी प्रिपरेशन कर देता है ये। इसके बाद रोल आता है प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है कि जो प्रिपरेशन ओव्यूलेशन या फिर इम्प्लांटेशन के लिए हुई है उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। जैसे एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है तो इसको कांस्टेंट रखना, कॉर्पस ल्यूटियम को उतना ही रखना। तो ये सब क्या है, इस प्रोजेस्टेरोन का काम है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम का करती है, इस प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना शुरू करती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ये समझती है कि ओवम हमने रिलीज किया है तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए क्या करती है, उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था बनी रहे मतलब जो व्यवस्था एस्ट्रोजन ने की थी, इसको थिक किया था और बहुत सारे जो व्यवस्था उसने की थी एस्ट्रोजन ने, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को निकालती है और ये प्रोजेस्टेरोन है इसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय निकलता जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को लगने लग जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम का होती है डीजेनरेट होने लग जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होती है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को निकाल रही थी, प्रोजेस्टेरोन को, तो इसका लेवल डिक्रीज होता है। तो ये जिम्मेदार था इसको मेंटेन करने के लिए, तो इसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये डीजेनरेट होने लग जाएगी। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हो जाएगी, जिसको फिर से बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, और फिर से वही सीक्वेंस चलने लग जाएगा। तो ये है पूरा डायग्राम के थ्रू इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पूरा समरी। तो इसको आप बना लीजिए एंड इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो अलग अलग फेज है उनमें मेनली क्या होता है। पहले आप इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग स्टेज में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। देखिए सबसे पहले क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे आतर्व चक्र कहते हैं, और ये किस में होती है, मंकी, एप्स, ह्यूमंस में होती है, यह पता है। फिर ये 28 से 29 दिन 28 to 29 डेज तक की हो सकती है, मतलब 28 डेज की होती है और 29 डेज की भी हो सकती है। फिर है मीनार्क का मतलब क्या है, या फिर रजोदर्शन, इसका मतलब है कि बिगन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आतर्व चक्र की शुरुआत होती है उसे बोलते हैं मेनार्क, मतलब उसकी शुरुआत होने को बोलते हैं मेनार्क। और ये कब होती है, ये प्यूबर्टी पे होती है। फिर हमने देखा था फर्स्ट फेज क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑक्योर्स, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, हमने देखा था ये 3 से 5 दिन तक हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 5 दिन तक रहता है, लेकिन 1 से लेकर 3 मतलब 3 से 5 दिन तक रहता है ये। फिर है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और ये होता क्यों है मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि जो पिछली साइकिल जब हुई थी तो उसकी एंडोमेट्रियम टूटती है, तो उसका जो निकलता है वेस्ट निकलता है, वो एंडोमेट्रियम निकलती है, उसी के कारण क्या होता है, मेंसेस फ्लो होता है। फिर है मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑक्योर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, हमने देखा है अगर ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तभी क्या होगी, मेंसेस हो गया, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। फिर है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिविजुअल ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उसे क्या प्रेगनेंसी होगी, मतलब वो प्रेग्नेंट है, फिर तो प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकती है। एंड मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, और जरूरी नहीं कि ये प्रेगनेंसी के कारण ही हो, ये पुअर हेल्थ के कारण भी हो सकती है। फिर है फॉलिकुलर फेज, हमने देखा था नेक्स्ट फेज क्या थी, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, हम देख चुके थे। फिर प्रोलाइफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जाती है, प्रोलाइफरेशन होता है। फिर
चेंज इन यूटेरस एंड ओवेरी, इसमें क्या होता है, चेंज इन यूटेरस एंड ओवेरी के जो हॉर्मोन्स हैं बाय पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, मतलब चेंज इन यो यूटेरस है, यूटेरस और ओवेरी में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी और ओवेरी के हॉर्मोन्स होते हैं, उनका चेंजमेंट होता रहता है, इसीलिए यूटेरस और जो ओवेरी है उसके थिकनेस में चेंजमेंट होते रहते हैं, या फिर उनके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट परिवर्तन होते रहते हैं। बोथ LH एंड FSH अटेंड पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, जब साइकिल का बीच आता है, मतलब 14th डे पर क्या होता है, LH और FSH दोनों अपने पीक लेवल पर होते हैं। पीक लेवल पर हमने देखा था ग्राफ में, तो वो इसमें लिखा हुआ है। देन LH सर्ज, तो LH सर्ज क्या होता है, LH सर्ज ये होती है पहले तो 14th डे पर होती है, 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस दिन ये होती है। इससे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और ओवम निकल जाता है। देन ओवम निकलने के बाद ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज या फिर सीक्रेटरी फेज, स्रावी अवस्था। इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन निकालती है। प्रोजेस्टेरोन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है। देन फिर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जरूरत क्यों है, क्योंकि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो अलग अलग इवेंट्स होंगी और फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम की जरूरत होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस जरूरी होती है। फिर ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो याद रखेंगे प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी इवेंट्स वहीं रुक जाती है। देन आता है इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी। देन क्या होगा, इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और एक टर्म आती है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होती है, तो मीनोपॉज आती है 50 ईयर्स पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, परमानेंटली बंद हो गई है तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज मतलब रुक जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रुकती है, 50 ईयर्स पे। तो याद रखेंगे कि मीनार कब आता है, तो प्यूबर्टी पे। मीनोपॉज कब आता है, तो 50 ईयर्स पे आता है। तो ये हम प्रोसेस पहले ही चार्ट से समझ चुके थे, इसको आप नोट कर लीजिए, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका, इसे नोट करिए। फिर आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में, पहले इसे नोट करिए। चलिए तो अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे हुआ। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में आप समझिए कि फर्टिलाइजेशन आखिर कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले समझिए फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कि क्या होता है। फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है कि स्पर्म और ओवम, जो स्पर्म और ओवम है वो क्या होंगे, वो आएंगे। हम देखिए जैसे कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन होगा तो क्या होंगे, ये स्पर्म आएंगे कॉपुलेशन में या फिर संभोग में स्पर्म आएंगे, और उसी टाइम पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। कॉप्यूलेशन में स्पर्म आए एंड ओव्यूलेशन से क्या, ओवम निकला। तो ये क्या होगा, जब ये दोनों आते हैं, तो ये जब दोनों आते हैं तो इधर से क्या आ रहे हैं, जैसे हमारा पूरा यूटेरस होता है, वेजाइना के थ्रू यूटेरस में क्या है, स्पर्म आ गए, और इधर जो इन्फेंटिबुलम से एम्पुला की तरफ क्या बढ़ रहा है, ओवम आ रहा है। तो तब ये क्या होता है, स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और ओवम एक साथ कहाँ आएंगे, एम्पुलरी, कहाँ, एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन। ये जो जंक्शन है मतलब एम्पुला और स्तमक, जो स्तमस है, स्तमस और एम्पुला जो दोनों का जंक्शन है, इन दोनों के जंक्शन पे जब क्या होगा, एम्पुलर स्तमिक जंक्शन पे जब ये एक साथ आएंगे, कौन, स्पर्म और ओवम। स्पर्म इधर से आए, कहाँ से, यूटेरस से आते हुए आ रहे हैं, और ओवम उधर से आ रहा है। तो जब दोनों एक साथ कहाँ आकर मिलेंगे, एम्पुलर स्तमिक जंक्शन पर आकर जब मिलेंगे तो क्या होगा, जायगोट बन जाएगा, जायगोट बनेगा। एंड जायगोट में, अब जायगोट बनने से पहले क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ओवम है। ओवम की चारों तरफ क्या होता है, जोना पेलोसिटा होती है, जोना पेलोसिटा की ये लेयर हो गई, कोरोनर रेडिएटर लेयर होती है इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर एक लेयर होती है कोरोनर रेडिएटा की, सेल्स की लेयर होती है इस तरह से, कोरोनर रेडिएटा की लेयर होती है। तो क्या होता है, जब हमारा स्पर्म इधर से कहाँ आया, इसने यहाँ आकर टच किया, जैसे ही इसने
जैसे ही इसने क्या किया, जोना पेलुसिडा की जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म का जो हेड है, सिर है, उसने जैसे ही इस जोना पेलुसिडा को टच किया, जैसे ही टच किया तो क्या होगा, एकदम से इस पूरे ओवम की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हुई, उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। वो मेम्ब्रेन जो है उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एंड ये क्या होगी, ये सिर्फ जिस स्पर्म ने सबसे पहले आकर इसको टच किया है, सिर्फ उसी स्पर्म को क्या होगी, आगे अंदर जाने देगी। और बाकी की जो स्पर्म्स होंगे, बाकी के जो शुक्राणु होंगे, उन्हें क्या होगा, अंदर नहीं जाने देगी। तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन बाकी के स्पर्म्स को क्या होगा, अंदर आने नहीं देगी। इससे बहुत सारे स्पर्म्स अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ एक स्पर्म अंदर जाएगा। एंड जब स्पर्म ने इससे टच किया, जब स्पर्म जैसे ही इस ओवम की जो ना पेलुसिडा है, इस लेयर से टच किया, तो क्या हुआ, उसी टाइम पे हमने देखा था कि ओव्यूलेशन जब होता है तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। कौन निकलता है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte निकलता है, तो उस टाइम तक क्या हो चुका होता है, सेकेंडरी oocyte निकला है। तो सेकेंडरी oocyte प्राइमरी जो हमारा मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है वो कंप्लीट कर चुका होता है, लेकिन मियोटिक डिवीजन सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कब कंप्लीट होता है, वो अब कंप्लीट होता है कब, जब स्पर्म ने आकर इस जोना पेलुसिडा को टच किया और ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो गई, तभी क्या होता है, एट दैट टाइम, इसी समय क्या होता है, इसी समय हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोटिक डिवीजन सेकेंड कंप्लीट करता है। मियोटिक डिवीजन सेकेंड अब जाकर कंप्लीट होती है कब, जब स्पर्म ने इससे आगे टच हुआ है, इससे आगे स्पर्म टच हो गया, तभी मियोटिक डिवीजन सेकेंड होती है। और क्या होता है, इससे भी एक तो पोलर बॉडी बनकर बाहर निकल जाती है, इस तरह से क्या, पोलर बॉडी, ये क्या होती है, ध्रुवीय पिंड सेकेंड, पोलर बॉडी सेकेंड, या फिर सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाती है और बाकी का पूरा ओवम बचता है। इसमें क्या होता है, फिर जो स्पर्म में आप जानते हैं आगे क्या होता है, एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम स्पर्म के हेड के पे क्या होता है, एक्रोजोम होता है। तो वो एक्रोजोम क्या करेगा, उसके एंजाइम्स निकलेंगे और इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर इसकी जो ओवम की जो लेयर्स हैं, इनके थ्रू से अंदर जाने में मदद करेंगे, या फिर फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। हमने पहले बताया था कि एक्रोजोम फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो फर्टिलाइजेशन मदद किस तरह से करेगा, उसके एंजाइम जैसे इसे टच हुए तो वो जो एक्रोजोम है उसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी, एंजाइम निकलेंगे, और एंजाइम जैसे ही निकलेंगे वो इस मेम्ब्रेन का जो स्पर्म है उसको अंदर जाने में मदद करेंगे। एंड देन क्या होगा, स्पर्म अंदर जाएगा, ओवम वहीं है तो ओवम से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। एंड देन जाइगोट क्या है, जाइगोट कहाँ बना है, ये एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे बना है। मतलब जहाँ पर एम्पुला और स्टमक दोनों मिलते हैं उस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जो जाइगोट बना है वो धीरे धीरे हमारा एम्पुला से क्या हुआ, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से आगे बढ़ते हुए कहाँ आएगा, स्थमस में आएगा, और देन यूटेरस में आएगा। और यूटेरस को क्या बोलते हैं, बच्चादानी, वही मतलब वहीं पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो यूटेरस तक आना है, तो यूटेरस तक आते आते क्या होगा, तो वो प्रोसेस देखते हैं। देखिए जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, क्लीवेज शुरू हो जाएगा। क्लीवेज क्या होता है, तो देखिए क्लीवेज शुरू हुआ, क्लीवेज में क्या होता है, देखिए जैसे ये है, ये हमारा पूरा क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा 2n हो गया ये। तो क्लीवेज में क्या होता है, इस तरह से सेल्स डिवाइड होती हैं। ये जैसे 2 सेल्स हो गई, फिर क्या होगा, 4 सेल्स हो जाएंगी, ये 4 सेल्स हो गई। तो ये क्या है, क्लीवेज है इस तरह से। मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन इसका साइज सेम रहेगा। साइज सेम रहा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा। ये क्या होता है, क्लीवेज। ये क्या है, एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, मतलब एक तरह की माइटोसिस ही है। क्लीवेज भी क्या है, माइटोसिस ही है, लेकिन इसमें सेल्स का साइज इंक्रीज नहीं होता, या फिर पूरी सेल्स का साइज इंक्रीज नहीं होता, लेकिन उनके नंबर बढ़ जाते हैं, या फिर सेल्स का नंबर या फिर जो कोशिकाओं की संख्या है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आता है फिर ब्लास्टोमियर। मतलब जाइगोट क्या करेगा, आगे चल के ब्लास्टोमियर्स बनाएगा, और ये प्रोसेस चलती जा रही है कि जो ओवम है पूरा हमारा जाइगोट है वो आगे बढ़ता हुआ यूटेरस तक आ रहा है। पूरी आपको मानना है कि इस तरह यूटेरस तक चलता हुआ आ रहा है। चलते चलते क्या होता है, जाइगोट से ब्लास्टोमियर बन गया, क्लीवेज से ब्लास्टोमियर्स क्या करेगा, आगे चल के मोरुला बनाएगा, एंड मोरुला जो है आगे चल के बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट होगा।
इम्प्लांट मतलब गर्भधारण होगा, इम्प्लांट होगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होगा। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। जो सेल्स होती, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या करेंगी, ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स इम्प्लांट होते समय क्या करेंगी, 2 लेयर्स में डिवाइड होंगे। 2 लेयर्स में डिवाइड कौन कौन से होंगी, एक होगा इनर सेल मास एंड एक होगी ट्रोपोब्लास्ट। मतलब एक बाहर की कवरिंग बना लेंगी, कुछ सेल्स क्या करेंगी, बाहर कवरिंग बना लेंगी एक, जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। और ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है, बाहर की लेयर बनाती हैं एंड अटैच टू एंडोमेट्रियम। तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास में, मतलब अंदर कुछ कोशिकाओं का कुछ रह जाएगा, कुछ सेल मास रह जाएगा अंदर, और बाहर की बाकी कोशिकाएं क्या करेंगी, ट्रोपोब्लास्ट बना देंगी। और ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो बाहर की लेयर को बोलते हैं, और ये ट्रोपोब्लास्ट ही आगे चल के अटैच टू एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है, हमने यूटेरस की मेम्ब्रेन देखी थी, यूटेरस की जो बॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। उन तीनों लेयर्स में अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम से ट्रोपोब्लास्ट अटैच हो जाएगी, तो इससे अटैच होगी। अब क्या होगा, जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास क्या करेगा, बाद में डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, वो आगे चल के एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होगा। अभी हम फिर आगे देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक की प्रोसेस में कौन कौन से चेंज आ गए। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन देख रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन और निषेचन और गर्भधारण कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स एट एम्पुलर स्टमक जंक्शन हम देख चुके हैं। देन ऑक्यूर्स व्हेन, ये फर्टिलाइजेशन है सिर्फ तभी होगा जब ओवम एंड स्पर्म, जो अंडाणु है और शुक्राणु जो है, आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। जब एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे तब ही फर्टिलाइजेशन होता है। एंड दिस इज द रीजन वाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। और यही कारण है कि जो हर संभोग, मतलब हर संभोग, एवरी जो कॉपुलेशन है, ऑल कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि इनको एक साथ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचेंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब होता है तो स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा की कॉन्टैक्ट में आता है। हमने देख लिया था यहाँ कि स्पर्म जोना पेलोसिडा की कॉन्टैक्ट में आता है। कॉन्टैक्ट में आते से क्या होगा, इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। जैसे ही क्या हुआ, कांटेक्ट में आया तो वो बाकी मेम्ब्रेन की क्या हुई, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी या फिर मेम्ब्रेन के इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन में परिवर्तन कर देगा और दूसरे कोई स्पर्म को अंदर नहीं आने देगा। देन सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। और जो स्पर्म के सीक्रेशंस हैं, स्पर्म के जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के सीक्रेशंस जो होते हैं वो क्या करेंगे, स्पर्म को आगे साइटोप्लाज्म में या फिर ओवम के अंदर जाने में मदद करेंगे। और क्या होगा, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ सेकंड म्यूटिक डिवीजन। और स्पर्म अंदर आ गया, तो ओवम समझ जाता है स्पर्म आ गया है और वो सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। तो याद रखेंगे कि हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवम नहीं निकलता बल्कि सेकेंडरी oocyte जो होता है हम उसे ही ओवम कहते हैं। तो हर बार सेकेंडरी oocyte ही निकलता है, लेकिन जो ओवम है, ओवम सिर्फ कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। मतलब फर्टिलाइजेशन जब होता है, स्पर्म कांटेक्ट में आता है, तभी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte है वो आगे सेकंड म्यूटिक डिवीजन करता है। तो ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में। आप इसे नोट करिए, फिर देखते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम देख चुके कि जो एम्ब्रियो था हमारा, जो जायगोट था, वो आगे ही ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हम देख चुके हैं। इम्प्लांटेशन मतलब जो हमारी यूटेरस था, यूटेरस जैसे ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस की क्या है, ये यूटेरस की बॉल है पूरी, तो ये यूटेरस की क्या है, पूरी बॉल है। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ से ये हम ऐसा बना देते हैं, ये मान लिया पूरी ये यूटेरियन कैविटी है। तो इधर से क्या है, जायगोट आया, चलते हुए आया और जायगोट जाकर मान लिया जायगोट ने आगे ब्लास्टोसिस्ट बनाया और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आकर क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया। तो इम्प्लांट हुआ क्या होता है, जो हमारी यूटेरस की जो वॉल है, यूटेरस की वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर कौन है, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म क्या करेगी, अब एंडोडर्म उसको ढकना शुरू करेगी इस तरह से। एंडोडर्म क्या करेगी, यहाँ से इसको ढकना शुरू करेगी इस तरह से, इधर से दोनों तरफ से क्या करेगी, ढकना शुरू करेगी, दोनों तरफ से इसको क्या करेगी, आच्छादित करेगी, ढकना शुरू करेगी, इस तरह से कवर कर लेगी पूरा।
और कवर करने के बाद इसको बिल्कुल अपने अंदर संभालेगी, इस तरह से संभाल लिया। अब क्या होगा, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई। तो जो ट्रोपोब्लास्ट था हमारा, ये ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट क्या आउटर लेयर है, जैसे मान लिया कि ये अंदर साइड इनर सेल मास है, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं कि ये मैंने बना दिया इतना बड़ा क्या हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर इस तरह से जो हमारे एंडोडर्म है, एंडोडर्म है जो यूटेरस के अंदर वाली लेयर है, उसने क्या किया, इसको कवर कर लिया इस तरह से, ये कवर किया। तो इस तरह कवर करते करते इसने पूरा इस तरह से कवर कर लिया। कवर करने के बाद हम जानते हैं कि इसके अंदर एक इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर ये ट्रोपोब्लास्ट है, पूरा एक कलर से बना हुआ है क्या है ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर ये इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास तो वही रहेगा, लेकिन जो ट्रोपोब्लास्ट है वो आगे चल के क्या करेगा, कोरियोनिक विल्लाई बना लेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब इस तरह से फिंगर जैसी निकली होंगी कहाँ से, ट्रोपोब्लास्ट से। तो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होंगे, इस तरह से, ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उन्हें क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विल्लाई या फिर जरायु अंकुरक। देन क्या होगा, कोरियोनिक विल्लाई एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म प्लेजेंटा। क्या होगा कि जिस तरह से ये क्या है हमारा ट्रोपोब्लास्ट पूरा ट्रोपोब्लास्ट है, उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोपोब्लास्ट से एंड जो मैटरनल, जो माता का जो टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू क्या करेगा यूटेरस का, वो इस तरह से इंटरडिजिटेट हो जाएंगे। इस तरह से इंटरडिजिटेट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेजेंटा। इस तरह से इंटरडिजिटेटेड मतलब जैसे उंगलियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, वैसे क्या होगा, कोरियोनिक विल्लाई और यूटेरिन, जो यूटेरस का टिश्यू है, जो गर्भाशय का टिश्यू है, वो एक दूसरे में फंस जाएगा। इसे बोलेंगे आगे एक स्ट्रक्चर बनेगी प्लेजेंटा या फिर अपरा। अब इस अपरा का काम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस, एम्ब्रियो फीटस या फिर मैटरनल बॉडी। तो देखिए जो प्लेजेंटा है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसके बीच में, एम्ब्रियो भ्रूण और माता की शरीर के बीच में। जो माता का शरीर मैटरनल बॉडी, उसके बीच में और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कौन होता है, प्लेजेंटा। एंड इस प्लेजेंटा का काम क्या होता है, फैसिलिटेट O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देना या फिर न्यूट्रिएंट्स को देना। मतलब जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट करेगा धीरे धीरे, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा भ्रूण का, तो उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इन सभी की जो जरूरत की जो सामान है एम्ब्रियो के, वो सभी प्लेजेंटा से उसके पास पहुंचते हैं। एंड जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट CO2 निकलेगी या फिर कोई भी वेस्ट होगा, जो वेस्ट पदार्थ होगा, वो कहाँ से निकल जाए, वो उसी प्लेजेंटा से बाहर जाएगा। मतलब न्यूट्रिएंट्स को लाना और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना काम किसका है, अपरा का या फिर प्लेजेंटा का है। देन अब क्या है, प्लेजेंटा इज कनेक्टेड एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए ये क्या है, ये इंटरडिजिटेट होकर जो स्ट्रक्चर बनी वो हम प्लेजेंटा कहती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो, ये इनर सेल मास था, ये इनर सेल में मास क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इनर सेल मास क्या करेगा, आगे चल के इस तरह से, जैसे ये इनर सेल मास था, तो इनर सेल मास यहाँ हो गया। अब इस बीच में ये देखिए, ये एक लाइन जैसे दिख रही है, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इनर सेल मास बीच में आ जाएगा, इनर सेल मास ऐसे क्या होगा, लटक जाएगा और ऊपर से एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, जैसे बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा, वही फंक्शन करेगा जो प्लेजेंटा करता है। अब देखिए जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें टिश्यू किसका है, इसका टिश्यू है एम्ब्रियो का। लेकिन प्लेजेंटा बनाने में टिश्यू किसका आया, एक माता का टिश्यू भी फॉर्म में, माता का टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू है, वो भी उसे पार्टिसिपेट कर रहा है, और एम्ब्रियो का टिश्यू भी पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखेंगे प्लेजेंटा में माता का और जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उस दोनों के टिश्यू शामिल होते हैं, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में नहीं होते। देन अब प्लेजेंटल हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी को अगर चेक करना है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या देखा जाता है, प्लेजेंटा के जो हार्मोन्स हैं, प्लेजेंटा अगर है
मतलब प्रेगनेंसी है। और प्लेजेंटा जब होता है तो वो हॉर्मोन्स निकलता है, हॉर्मोन्स निकालता है। तो उन हॉर्मोन्स के नाम क्या क्या हैं? तो देखिए, पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो याद रखेंगे HCG, याद रखेंगे HCG। देन ह्यूमन प्लेजेंटर लैक्टोजन HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। ये भी क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है। इन दोनों हार्मोन पे आप स्टार ला के याद रखिए। जब प्रेगनेंसी को चेक करना होता है तो इन दोनों हार्मोन को देखा जाता है कि अगर ये हार्मोन्स ब्लड में प्रेजेंट है, ये हार्मोन्स अगर ब्लड में प्रेजेंट है मतलब क्या है? प्रेगनेंसी है। क्योंकि प्लेजेंटा होगा तो वो हार्मोन्स निकाल रहा होगा। इसीलिए प्लेजेंटा क्या है? एक एंडोक्राइन क्या है? टिश्यू है। या फिर इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी है तब तक क्या रहेगा? प्लेजेंटा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए, एंड कौन कौन सा हार्मोन निकालता है? HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन भी निकालता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकालता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी ये निकालता है। ये ओवेरी भी निकालती थी, हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी निकालता था, ये भी निकालता है। देन रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन पर स्टार लगाइए कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये भी क्या होता है? प्लेजेंटा निकालता है। और इसका काम क्या होता है? ये जब बर्थ होता है या फिर जब फीटस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो क्या होता है? रिलैक्स करने का रिलैक्सिन काम करता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद के समय में निकलता है। मतलब इनिशियली ये निकलेंगे लेकिन बाद में रिलैक्सिन भी निकलने लग जाएगा। देन अब देखिए, ये जो हार्मोन्स हैं, आखिर ये हार्मोन्स निकल क्यों रहे हैं? आखिर इनकी जरूरत क्या पड़ी? तो ये हार्मोन्स निकलते क्यों हैं? तो देखिए, इंक्रीज हार्मोन मतलब ज़्यादा हार्मोन होने से क्या होगा? इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटस ग्रोथ। फीटस की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट देने के लिए, मतलब फीटस की ग्रोथ अच्छे से हो, इसलिए इन हार्मोन्स का ज़्यादा होना जरूरी है। मतलब इनका हार्मोन होना क्या जरूरी है? देन मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर में क्या बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉडी अलग से है जो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एक माँ की स्वयं की बॉडी है तो उसको तो वो हमेशा क्या, उसके हार्मोन्स क्या है? उसको रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा बॉडी मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म भी उस मदर से अटैच है, मतलब वो भी क्या होगा? उससे क्या कर रहा होगा? न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, तो उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगी मदर को। क्या होगा? मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फीटस को भी क्या करना है? डेवलपमेंट देना है ना। तो एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और गर्भावस्था को बनाने के लिए क्या होते हैं? ये हार्मोन ज़रूरी होते हैं। अब देखिए फिर क्या है? अब हमने क्या देख लिया? पूरा ट्रोपोप्लास्ट देख लिया। ट्रोपोप्लास्ट इंटरडिजिटेड होगा, प्लेजेंटा बनाएगा, प्लेजेंटा काम देख लिया। एंड अब बात आती है इनर सेल मास। इनर सेल मास में आपको याद रखना है, इनर सेल मास क्या करेगा? आगे चल के 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कौन कौन सी? आउटर लेयर और इनर लेयर, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर। जो बाहर की लेयर होगी उसे एक्टोडर्म कहेंगे और इनर की लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। तो याद रखिए कि इनर सेल मास आगे चल के एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा, और कुछ समय बाद क्या होगा? इसमें मीजोडर्म भी आ जाएगा। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्य त्वचा। सबसे पहले क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि इनर सेल मास सबसे पहले कौन सी लेयर बनाता है, तो क्या बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगा। देन इसके बाद बनाएगा वो एंडोडर्म, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, जो एक्टोडर्म, फिर बनाएगा एंडोडर्म, देन इसके बाद बनाता है मीजोडर्म। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस बताइए कि कौन सा टिश्यू एक्टोडर्मल, एंडोडर्म, मीजोडर्म और जो एक्टोडर्म होता है, इन तीनों में से इनका सीक्वेंस बताइए कि सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। तो सबसे पहले हमारा एक्टोडर्म बनती है, देन एंडोडर्म बनती है, देन मीजोडर्म बनती है। और इन तीनों टाइप के टिश्यू से ही हमारी बॉडी का जितने भी प्रकार के टिश्यू हैं, सारे टिश्यू इन 3 टिश्यू से ही डेवलप हुए होते हैं। तो याद रखेंगे इन तीनों का सीक्वेंस कि इन तीनों के ये कौन सा सीक्वेंस है? तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? कि एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन और उसका डेवलपमेंट। आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, अब हमने देखा कि लेयर्स बन चुकी थी। अब लेयर्स में क्या है? एक टर्म आती है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा स्टेम सेल्स के बारे में कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं।
तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें पोटेंशियल टू गिव राइज ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स, मतलब इनमें ऐसी क्षमता होती है कि ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। इस चीज़ को आप स्टार ला के याद रखिएगा कि स्टेम सेल्स क्या हैं। अब देखिए, अब हम देखें कि जो डेवलपमेंट है फीटस का या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो किस महीने में कैसा होता है, थोड़ा उसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। देखिए क्या है, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद क्या होता है? तो हार्ट इज फॉर्म्ड, हृदय बन जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा हृदय है, हार्ट है, वो 1 महीने के बाद बन जाता है। देन एंड ऑफ 2nd मंथ, दूसरे महीने के खत्म होने में क्या होता है? तो लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप, जो हाथ पैर हैं, जो लिम्स होती हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसको बोलते हैं पहली तिमाही। क्या बोलते हैं? तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें कितने होते हैं? 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ। एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो एक में 3 मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही। इसमें क्या होता है? मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सब बन जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलियल ऑर्गन्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटल बाह्य जननेंद्र जो अंग होते हैं वो सभी बन चुके होते हैं 5th मंथ में, 5वें महीने में। अब याद रखिए इस चीज़ को स्टार ला के कि 5th मंथ में क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसका पहला मूवमेंट, पहली हलचल जो है पहले 5th महीने में होती है, 5वें महीने में होती है। और इसमें क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड, सिर के ऊपर बाल आने लग जाते हैं। तो पहली मूवमेंट और बाल आना 5वें महीने में होता है। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने में क्या होता है? कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, पूरा शरीर क्या होता है? छोटे छोटे हेयर्स से कवर हो जाता है। आई लिड सेपरेट्स, आँखें जो पलकें होती हैं वो क्या होती है? सेपरेट हो जाती हैं। आई लैशेस, जो भौहें होती हैं वो भी बन जाती हैं। देन 9 मंथ में कंप्लीट डेवलप हो जाता है। अब देखिए आगे क्या है? पार्चुरेशन क्या है? मतलब जन्म, प्रसव एंड लैक्टेशन को हिंदी में कहते हैं दुग्ध श्रवण। तो देखिए पार्चुरेशन, तो हमारा जो पार्चुरेशन है वो कैसे होता है? तो पहले देखिए गेस्टेशन पीरियड मतलब कि जो फीटस है वो माँ के अंदर, माँ के एब्डोमेन में या यूटेरस में जो गर्भाशय है उसमें कितने दिनों तक रहा, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो कि लगभग 9 मंथ होता है। किसमें? ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस का याद रखिएगा। देन पार्चुरेशन, प्रसव कैसे होता है? तो प्रसव की पूरी मैकेनिज्म याद रखिए। एक प्रसव में क्या होता है? पहले एक समझिए, प्रसव में क्या होता है? जो फीटस है फुली डेवलप हो गया, 9 मंथ का हो गया है, तब क्या होता है? फुली डेवलप होने के बाद जो फीटस है वो उसको निकलने के लिए रिफ्लेक्स देता है। मतलब फीटस क्या करेगा? वो स्टिमुलेशन देगा, जिससे क्या होगा? जो माँ की बॉडी है उसको पता चलेगा कि फीटस पूरा डेवलप हो गया है। और अब उस फीटस के कारण क्या होता है? फीटस जब स्टिमुलस देता है तो पिट्यूटरी तक पहुंचता है। किसकी पिट्यूटरी? जो माँ की पिट्यूटरी होती है, मदर की पिट्यूटरी होती है, उसकी पिट्यूटरी जाता है, वहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन करता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। जो स्मूथ मसल्स होती हैं यूटेरस की, गर्भाशय की स्मूथ पेशी जो होती हैं, चिकनी पेशी होती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है। और कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे, जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर से एक रिफ्लेक्स आएगा, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। एंड देन और क्या हुआ? तो बारम्बार क्या होता है? बढ़ता जाता है कॉन्ट्रैक्शन, तो बढ़ता जाता है। और इस तरह बढ़ते बढ़ते से क्या होता है? जो फीटस है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। देखिए क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द फीटस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। एंड विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस से विगोरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होंगे? विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस है, उससे विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगे। एंड प्लेजेंटा कॉल्ड फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। इससे क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। माँ की पिट्यूटरी है उससे ऑक्सीटोसिन निकलता है। इस चीज़ को याद रखिए कि ये जो ऑक्सीटोसिन है कहाँ से निकला है? माँ की पिट्यूटरी से निकला है, मदर की पिट्यूटरी से निकला है। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? आगे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, रिलीज होने के बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स का। एंड इस स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन से क्या होगा? और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और ज़्यादा कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा? इस तरह से फीटस बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा? पार्चुरेशन की इस चीज़ को याद रखिए कि पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन ज़रूरी होते हैं?
प्रसव के लिए तो कॉर्टिसोल ज़रूरी होता है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़रूरी होते हैं। तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि कौन कौन से हार्मोन है, तो कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। देन मेमरी ग्लैंड, अगर हम सब कुछ देख चुके हैं, मेमरी ग्लैंड के बारे में ना सुने तो फिर ये कहानी अधूरी रह जाएगी। तो देखिए मेमरी ग्लैंड्स के बारे में तो इसमें याद रखिए कि मेमरी ग्लैंड्स का क्या है कि ये डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इनका डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम होता है, एंड प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब गर्भावस्था खत्म हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो क्या होती है, ये जो मेमरी ग्लैंड से आगे चल के मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, दूध क्या करती है, प्रदान करती है, प्रोड्यूस करती हैं। देन इस मिल्क प्रोड्यूस करने की जो मैकेनिज्म उसे क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो लैक्टेशन क्या है, दुग्ध स्रवण, प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे लैक्टेशन कहते हैं या फिर दुग्ध स्रवण कहते हैं। एंड ये जो लैक्टेशन पीरियड है, मतलब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कुछ दिनों का जो मिल्क होता है, इनिशियल में कुछ समय का, मतलब डिलीवरी के बाद कुछ समय का जो मिल्क होता है उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, हिंदी में खीस, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलोस्ट्रम की खास बात याद रखिए, IgA एंटीबॉडी होती है। इसमें क्या होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। तो याद रखेंगे आप कि कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है जो कि मदर से फीटस के पास जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में, ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन। अब ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर, इसके आगे का चैप्टर नंबर 4। अब इस सब को नोट करने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रिवीजन जरूर करें, और एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं स्पर्म के साथ साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, और जो डेवलपमेंट हो रहा है या फीटस का या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सभी के डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो उन डायग्राम्स को अच्छे से नोटिस करिए, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन्हें आप इन शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कीजिए, जिससे आप नीट की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।